हेलो एंड नमस्कार, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार होंगे, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो साथियों, बीएड ह्यूमैनिटीज के अंतर्गत हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स का अध्ययन कर रहे थे। किसका अध्ययन कर रहे थे हम लोग? फंडामेंटल राइट्स का अध्ययन हम लोग कर रहे थे। तो साथियों, ये जो हम लोग फंडामेंटल राइट्स का अध्ययन कर रहे थे, ठीक है, इसका एक लेक्चर हमने आपको दे दिया है और आज यह जो होने वाला है यह लेक्चर 2 होने वाला है साथियों, यानी कि यह मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का वीडियो नंबर 2 है, यानी दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो साथियों, अगर हम आपसे बात करें और पूछें कि हम लोग जो है कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे थे, तो पहले मैं थोड़ा सा 1 मिनट में रिकैप कर लेता हूं साथियों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फंडामेंटल राइट। क्या पढ़ रहे थे साथियों? फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे। फंडामेंटल राइट्स के बारे में देख रहे थे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार। क्या साथियों? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। प्यारे साथियों, ये फंडामेंटल राइट्स होता है, यानी जो फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार होता है, इसके बारे में हर एक बारीकों को हम लोगों ने अच्छे से देखा था और अच्छे से समझा था। ठीक है, और हमने आपको मूल अधिकार होता क्या है इन सभी चीज़ों के बारे में बताया था और मैंने बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वह किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? मूल अधिकार क्या करता है? किसी व्यक्ति की मूल स्वतंत्रताओं को निर्धारित करता है। तो इस प्रकार से हमने मूल अधिकार को अच्छे से देखा था और समझा था। फिर हम आपको आगे लेके गए थे और बताए थे मूल अधिकार का वर्गीकरण। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है वह संविधान के भाग 3 यानी कि हम कह सकते हैं कि संविधान के पार्ट 3 में इसका उल्लेख किया गया, इसको मेंशन किया गया है। और अगर आपसे पूछे कि किन अनुच्छेदों में इसको मेंशन किया गया है साथियों, तो इसको मेंशन किया गया है अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 यानी कि 35 तक। ठीक है, आर्टिकल 12 to 35 यानी अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इसका उल्लेख है। ठीक, आगे हम लोगों ने हमने आपको क्या बताया था? मूल अधिकारों का वर्गीकरण। ठीक है, तो मूल अधिकारों का वर्गीकरण के अंतर्गत हमने आपको ये बता दिया था कि जो मूल अधिकार है यह कितने प्रकार के होते हैं साथियों। ठीक है, तो मैंने बताया था कि वर्तमान में जो मूल अधिकार है इसकी 6 श्रेणियां हैं, यानी कि वर्तमान में हमको 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, यानी 6 राइट्स हैं हमारे पास। एक है राइट टू इक्वलिटी, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, तीसरा है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, चौथा है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, पांचवा है राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन और छठवां है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट छोड़ रहा हूँ साथियों, मैं यहाँ पर एक पॉइंट छोड़ रहा हूँ, वह है राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का अधिकार। और मैंने आपको बताया हुआ था कि यह जो संपत्ति का अधिकार है पहले मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन संपत्ति का मूल अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी को क्या किया गया? मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा करके इसको कानूनी अधिकार यानी कि विधिक अधिकार बना दिया गया और इसको कहाँ रख दिया गया? अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया। इसको किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो मैंने आपको बताया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटाया गया था। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों को मैंने उस दिन आपको बता दिया था और अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, आगे हमको पढ़ना था और आगे ये पढ़ना था कि जो मूल अधिकार है साथियों, ये व्यक्तियों तथा नागरिकों को राज्य के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है। ठीक है, अब बात करते बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी फंडामेंटल राइट्स आर द fundamental rights are the rights that individuals and citizens have against the state। यानी यह जो मूल अधिकार है ना, ये स्टेट के खिलाफ मिला है, स्टेट के भी अगेंस्ट है, यानी कि यह सरकारों के खिलाफ भी हमको दिया गया, यानी सरकारें क्या कर सकती है? हमसे हमारा मूल अधिकार नहीं छीन सकती। हाँ, असामान्य परिस्थितियों में हमारे मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन हमसे छीन नहीं सकती हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। बात समझ गया ना? अरे बोलो, इतनी बात क्लियर है ना? ठीक, यानी कि जो मूल अधिकार है वह हमें राज्य के विरुद्ध दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा किसके विरुद्ध दिया गया है? तो आप कहेंगे स्टेट के अगेंस्ट दिया गया है। ठीक, स्टेट यानी कि राज्य के विरुद्ध दिया गया है। आप कहेंगे अरे
ये राज्य क्या होता है भाई? तो अगर हम पहले राज्य की परिभाषा को देखें, ठीक है, राज्य किसकी बात करते हैं हम? राज्य यानी कि स्टेट को अगर हम लोग देखें तो स्टेट क्या होता है? देखिए स्टेट दो प्रकार के होते हैं। ये जो स्टेट होता है ये है दो प्रकार का होता है, ठीक। अगर हम बात करें पहले तरीके की, ठीक है, जो फर्स्ट तरीके का स्टेट होता है और जो सेकंड तरीके का स्टेट होता है। यहाँ जो फर्स्ट तरीके का स्टेट होता है इसके लिए हमको नीड पड़ती है एक भूभाग की। किसकी नीड पड़ती है? एक भूभाग की। भूभाग है तो वहाँ पे कुछ क्या होनी चाहिए? जनसंख्या होनी चाहिए। और जनसंख्या है तो वहाँ पे शासन करने के लिए क्या होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सबको मिलाकर के क्या बनता है? इन सभी को मिलाकर के क्या बनता है साथियों? इन सभी को मिलाकर के बनता है राज्य। क्या बनता है? इन सभी को मिलाकर के राज्य बनता है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें दूसरा, यानी जो दूसरे तरह का राज्य होता है वह क्या होता है? यह जो राज्य होता है यह होता है कि सरकारें जो हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिनको भी कानून बनाने का अधिकार है और उन कानून को लागू करवाने का भी अधिकार है। यानी कह सकते हैं कि जो कानून बनाते हैं और कानून को लागू करते हैं उसको हम क्या करते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। यानी कि कानून बनाना व कानून को लागू करना, वह कानून को लागू करना, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? राज्य कहलाते हैं। दूसरे तरीके का राज्य है। आप कहेंगे कानून कौन बनाता है? तो आप सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों कि कानून कौन बनाता है? कानून बनाता है संसद, ठीक है। कानून बनाता है राज्य विधानमंडल। क्या बनाता है? कानून कौन बनाता है? राज्य विधान मंडल बनाता है। कानून कौन बनाता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश भी क्या होता है? कानून ही होता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश भी क्या होता है? कानून ही होता है, ठीक है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन से संस्था है, अगर वह कोई नियम बनाता है तो वह भी क्या होता है? कानून ही होता है। तो प्यारे साथियों, जिसको भी कानून बनाने का अधिकार है और कानून को लागू करने का भी अधिकार है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं साथियों? उसको हम लोग क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं, ठीक है। तो हमने बताया कि दो तरीके के राज्य होते हैं, एक तो ये होता है और एक तो ये होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो राज्य को मैंने बताया है ये वाले राज्य की चर्चा यहाँ पे नहीं हो रही है। किस राज्य की चर्चा हो रही है प्यारे साथियों? तो यहाँ पर जो है कि इस वाले राज्य की चर्चा हो रही है। यानी जिनको कानून बनाने का अधिकार है और कानून को लागू करने का भी अधिकार है वे क्या कहलाते हैं? राज्य कहलाते हैं प्यारे साथियों, यानी कि स्टेट कहलाते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा जरा सा। तो अब हम बात करेंगे अनुच्छेदों की ओर बढ़ेंगे और सबसे पहले क्या देखेंगे? अनुच्छेद 12 है। क्या देखेंगे प्यारे साथियों? आर्टिकल 12 देखेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 कहता है कि द स्टेट हैज बीन क्लियरली डिफाइंड देयरइन, यानी कि इसमें राज्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। किसमें भाई? अनुच्छेद 12 में। यानी जो आपका अनुच्छेद 12 है, ठीक है, आर्टिकल 12 है साथियों। क्या है? जो आपका आर्टिकल 12 है ये क्या कहता है? ये जो आपका आर्टिकल 12 है क्या कहता क्या है? ये कहता है कि हम राज्य की परिभाषा को परिभाषित करता है। ये क्या करता है? यह है राज्य की परिभाषा को परिभाषित करता है। किसकी परिभाषा को? राज्य की परिभाषा को। यानी कि राज्य होता क्या है यही बताता है अनुच्छेद 12, ठीक है। और जब राज्य की परिभाषा को परिभाषित किया जाता है तो मैंने बताया कि राज्य क्या होते हैं? दो तरीके के राज्य होते हैं साथियों। कितने प्रकार के? दो तरीके के स्टेट्स होते हैं और वे दोनों स्टेट किस तरह के होते हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक। तो ये वाला जो स्टेट है ये वाले स्टेट की बात नहीं हो रही है अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 12 में इस वाले स्टेट की बात हो रही है, यानी जिनके पास कानून बनाने और कानून को लागू करने का अधिकार है उन सभी को हम किस में रखते हैं? उन सभी को हम लोग राज्य कहते हैं, स्टेट कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है? बात समझ गया ना? अनुच्छेद 12 में किस राज्य की बात हो रही है, समझ गया ना? तो जिनको भी कानून बनाने का अधिकार है और उस कानून को लागू करने का अधिकार है उसको क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं, स्टेट कहते हैं। और आप सभी को पता है कि संसद क्या करता है? कानून बनाता है। राज्य विधानमंडल क्या करता है? कानून बनाता है। अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करता है वो भी क्या होता है? कानून ही होता है, ठीक है। तो ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य के अंतर्गत आएंगे, यानी ये सभी क्या कहलाएंगे? राज्य कहलाएंगे, ठीक है। यानी संसद क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। राज्य विधानमंडल क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। अध्यादेश क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा, ठीक है। कहीं आप ये ना समझ ले कि भारत में 28 राज्य तो उसकी बात हो रही, नहीं, उसकी कतई बात नहीं हो रही, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर है ना? आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने यहां मेंशन भी किया है कि राज्य के अंतर्गत निम्न को हम लोग शामिल करते हैं, यानी कि द स्टेट इंक्लूड्स द फॉलोइंग।
सबसे पहले हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट, ठीक है। यानी कि जो भारतीय संसद है और भारत की जो सरकार है ये भी क्या है, राज्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें संघ की कार्यपालिका तथा संघीय विधायिका शामिल है। आप सभी को पता है कि जो भारत सरकार है वो किसी भी प्रकार से संशोधन कर सकती है, तो जो भी संविधान संशोधन होगा वो भी क्या कहलाता है, कानून कहलाता है। जो संविधान संशोधन बनता है, जो उसके तहत जो कानून बनता है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो अभी क्या हो गया, राज्य हो गया। तो भारत सरकार और संसद क्या कहलाएगा, राज्य कहलाएगा, ठीक। उसी प्रकार से राज्य की सरकार और राज्य की विधानमंडल भी क्या कहलाएगी, सरकार कहलाएगी, क्योंकि इसमें राज्यों की कार्यपालिका और विधानपालिका को शामिल किया जाता है, ठीक। उसके बाद साथियों तीसरे नंबर पे हम शामिल करेंगे स्थानीय प्राधिकारी यानी कि लोकल अथॉरिटी को। किसको, लोकल अथॉरिटी को हम लोग शामिल करेंगे। और इसके अंतर्गत क्या होता है प्यारे साथियों, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका इत्यादि को हम लोग शामिल करते हैं। इतनी बातें क्लियर है ना, वेरी गुड। उसके बाद कुछ है अदर अथॉरिटीज, ठीक है, यानी कि कुछ अन्य प्राधिकारी भी होते हैं, जैसे कि इसमें वे सभी व्यक्ति या संस्था शामिल होते हैं जो संविधान या किसी नियम द्वारा स्थापित होते हैं तथा जिन्हें शासन के अधीन विधि बनाने की तथा उसे प्रवर्तित यानी लागू कराने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। यानी कि हम लोग राज्य के अंतर्गत इन सभी चीज़ों को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं। और राज्य की परिभाषा कहाँ दिया गया है, अनुच्छेद 12 में दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 12 की परिभाषा को शायद आप लोग पढ़े भी हों, ठीक है, लेकिन आज थोड़े से सुव्यवस्थित ढंग से आप पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 13 की तरफ, ठीक है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 13 की, आर्टिकल 13 की। देखिए साथियों, जो आर्टिकल 13 है, अनुच्छेद 13 है, ठीक है, इसके बारे में कई तरह के प्रावधान होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कई लोग डायरेक्ट ये कहते हैं कि जैसे अगर कहीं भी अनुच्छेद 13 की बात आती है तो लोग अनुच्छेद 13 का मतलब समझ लेते हैं अल्पीकरण। क्या समझ लेते हैं, अल्पीकरण, ठीक है, बात समझ गए। अल्पीकरण जानते हैं कि अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण का उल्लेख है, बाकी इसमें है क्या उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि अल्पीकरण होता क्या है, ठीक है। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ, आज मैं आपको सिखाता हूँ कि अनुच्छेद 13 में क्या है। तो ध्यान रखिए साथियों, ये हम मूल अधिकार से असंगत या उन्हें कम करने वाली विधियों को शून्य घोषित करता है, यानी कि इट डिक्लेयर्स वाइड एनी लॉज which are inconsistent with or abridging the fundamental rights। कह रहा है कि जो अनुच्छेद 13 है ना, अनुच्छेद 13 क्या करता है, मूल अधिकारों से असंगत या उनको कम करने वाली कोई भी विधि होगा उसको शून्य घोषित कर देगा। अब मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे क्या है, मूल अधिकार है, ठीक है, ये क्या है, मूल अधिकार है, ठीक है, ये क्या है, मूल अधिकार है, ठीक। यहाँ पे कोई नियम है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई नियम है, ठीक। यहाँ मैं नियम को यहाँ पे थोड़ा कर देता हूँ, ठीक है, मैं कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या है, कोई नियम है या कोई कानून है, ठीक है, कोई नियम या कानून है, ठीक। अब अगर कोई नियम या कानून बनता है, अगर वह मूल अधिकार को कम करता है या फिर मूल अधिकार से असंगत है या मूल अधिकार को थोड़ा सा भी अगर कम करता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ अनुच्छेद 13 को, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ बंदूक, मैं यहाँ पे क्या बना देता हूँ, एक बंदूक बना देता हूँ मैं, ठीक है, बात समझ गया ना, हाँ, ठीक है। चलिए मैं मान लेता हूँ कि क्या भाई, ये बंदूक है, ठीक है ना, बात समझ गए। चलिए मैं मान लेता हूँ कि बंदूक है, और ये बंदूक जो है ना, बंदूक नहीं बल्कि ये क्या है, अनुच्छेद 13 है। ये क्या है, यह अनुच्छेद 13 है। ये क्या साथियों, ये आर्टिकल 13 है, ठीक है, ये क्या है, आर्टिकल 13 है। यानी कि संसद के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा या किसी अध्यादेश के द्वारा या संशोधन के द्वारा किसी भी माध्यम से अगर कोई नया कानून बन रहा है या फिर कोई पहले के भी कानून है, बात समझ गए, वह क्या कर रही है, मूल अधिकारों को कम करने की कोशिश कर रही है या मूल अधिकारों से असंगत है, बात समझ गए ना। मूल अधिकारों को अगर कम कर रही है तो अनुच्छेद 13 इसकी रक्षा करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 13 क्या करता है, इसकी रक्षा करता है। मैंने मान लिया कि जो कोई नियम बना, ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, मूल अधिकार को कम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको पहले ही गोली मार के उड़ा देगा। इसको क्या करेगा, पहले ही गोली मार के उड़ा देगा, इसको शून्य घोषित कर देगा, इस नियम को ही क्या कर देगा, खारिज कर देगा। यानी अनुच्छेद 13 क्या करेगा, इस नियम को ही क्या कर देगा, खारिज कर देगा। कहेगा नहीं भैया,
तुम मूल अधिकार को क्या करने आ रहे हो, खत्म करने आ रहे हो, उसको कम करने आ रहे हो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अनुच्छेद 13 क्या करता है, पहले ही गोली चलाता है, यानी कि पहले ही क्या कर देता है, उस नियम को खत्म कर देता है। बात समझ गया ना? अरे बोलो, क्लियर है ना? ठीक है, ये अनुच्छेद 13 था। आई होप आप सभी को अनुच्छेद 13 अच्छे से समझ में आया होगा। अभी अनुच्छेद 13 के 3 फैक्टर्स है, अनुच्छेद 13(1), 13(2), 13(3), यानी कि आर्टिकल 13(1), 13(2) और 13(3), ठीक है। उसके बारे में अलग अलग से हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग समझ लेते विधि या लॉ, ठीक है। मैंने कहा कि कोई भी अगर क्या होती है, विधि बनती है, ठीक है, जो विधि अगर बनती है तो उसको क्या कर देता है, शून्य घोषित कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे अनुच्छेद 13(1) को और अनुच्छेद 13(2) को समझेंगे, ठीक है। देखिए इसको मैं आपको बता देता हूँ। अनुच्छेद 13(1) में क्या है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और इसमें पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन या फिर लॉ, ठीक है, यानी कि संविधान पूर्व विधियां और संविधान पश्चात विधियां। मैं आपको अनुच्छेद 13 का फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे करके बताता हूँ, ठीक है। अनुच्छेद 13 का फर्स्ट और सेकंड देखिए, मैं थोड़ा सा अच्छे से लेके चलूंगा, ठीक है, लुटपुट मैं नहीं लेके चलने वाला, मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से बताने का प्रयत्न कर रहा हूं, आप लोग समझिएगा, ठीक है। आर्टिकल 30, ठीक है ना। आइए आर्टिकल 13, अभी जो आर्टिकल 13 है ना, इसके 2 भाग है। इसके हम लोग कितने हिस्से करते हैं, इसके हम लोग 2 हिस्से करते हैं, ठीक है, 2 हिस्से करते हैं। एक को हम लोग कहेंगे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्या कहेंगे, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और दूसरे को कहेंगे हम लोग क्या, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ला, ठीक है। इसका मतलब यह है साथियों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि संविधान पूर्व विधियां, संविधान पूर्व विधियां, संविधान पूर्व विधियां, और इसका मतलब है संविधान पश्चात विधियां। इसका मतलब क्या है, संविधान पश्चात विधियां, संविधान पूर्व विधियां और संविधान पश्चात विधियां, ठीक है। ये 2 नियम, और ये आपको 2 नियम कानून देखने को मिल रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा, क्या होता है संविधान पूर्व विधियां और क्या होता है संविधान पश्चात विधियां, यानी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब बहुत ध्यान से आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। देखिए प्यारे साथियों, हमारा जो भारत है, ठीक है, अगर हम बात करें भारत की, ठीक है, भारत की, तो बताइए जो हमारा भारत था यह कब आज़ाद होता है, तो आप कहेंगे यार 1947 में आज़ाद होता है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं संविधान कब बना, तो आप कहेंगे 1946 से शुरू हुआ था, 1949 में संविधान बनके रेडी होता है। और जो हमारा संविधान बना था एक तरह से उधार का थैला है वो, ठीक है, क्योंकि पीछे मैंने आपको बताया था जो मूल अधिकार था, जब 1934 का संयुक्त संसदीय समिति बना था, उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में बहुत सारे नियम कानून थे, तो लगभग आधे से ज़्यादा प्रावधान भारत के संविधान में वहीं से उठा लिए गए हैं, ठीक है। तो वहीं से जब उठा लिए जाएंगे तो बताइए हमारा संविधान कब बना, हमारा संविधान बनता है 1946 से 1949 के बीच, ठीक है। और वो जो 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था वो 1935 का था। तो अगर हम 1935 से कोई नियम कानून को अगर उठा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, संविधान पूर्व विधियां, यानी संविधान के बनने से पहले की विधियां, ठीक है, बात समझ गए। फिर उसके बाद क्या होता है साथियों, संविधान पश्चात विधियां, यानी कि बहुत सारे ऐसे नियम, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो संविधान के बाद बने। बात समझ गए ना, बहुत सारे ऐसे संशोधन हुए जो संविधान के बनने के बाद हुए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, संविधान के बाद बनने वाली विधियों का उल्लेख किया जाता है, यहाँ पे संविधान बनने के पहले की जो विधियां हैं उनका उल्लेख किया जाता है, ठीक। तो अगर संविधान के पहले जितने भी नियम कानून बने हुए थे जो 1935 के भारत शासन अधिनियम में थे, जिसको भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, अगर उनमें से कोई कानून मूल अधिकारों से असंगत होगा या मूल अधिकारों को कम करने वाला होगा, कोई भी नियम, तो अनुच्छेद 13 क्या कर देगा, उसको समाप्त कर देगा। बात समझ गया ना। या फिर अगर हम ये कहें संविधान के बाद भी कोई विधि या कोई कानून बनता है जो कि मूल अधिकार को कम करने वाली होगी, तो ये जो अनुच्छेद 13 है उसको भी क्या कर देगा, समाप्त कर देगा,
ठीक है ना। अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 13 का 2 समझ पाए ना आप, 13 का फर्स्ट और 13 का सेकेंड। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। देखिए समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत करके हम आपको बताने का कोशिश करते हैं और इस प्रकार से बताने का कोशिश करते हैं कि मन में 1% का डाउट ही न रह जाए। बात समझ गए ना? ठीक है, आइए, ठीक है, ठीक है। तो संविधान पाश्चात्य विधियां, पूर्व विधियां, यहाँ पे मैंने मेंशन किया, यहाँ पे मैं एक बार आपको बता देता हूँ। संविधान पूर्व विधियां, तो इसमें प्रावधान है कि संविधान लागू होने के पहले से बने हुए सभी विधि, संविधान लागू के होने के पहले से बने हुए सभी विधि या कानून शून्य माने जाएंगे यदि वे क्या करते हैं, मूल अधिकार के विरुद्ध होते हैं तो, ठीक है। यानी कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, it provides that all law made before the commencement of the constitution shall be void if they are against the fundamental rights। फिर वही बात करेंगे आर्टिकल 13(2) यानी कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी कि संविधान पाश्चात्य विधियों की अगर हम बात करेंगे तो कह रहा है कि दिस आर्टिकल अप्लाइज ओनली टू दोज लॉ विच आर मेड और विल बी मेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू फोर्स। It states that the state will not make any law which reduce the fundamental rights or is against the fundamental rights। और कह रहा है साथियों कि यह अनुच्छेद क्या करता है, सिर्फ उन्हीं कानूनों पर लागू होता है जो संविधान लागू होने के बाद बनती हैं या फिर बनेंगी। और इसमें यह कहा गया है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों को कम करती हो या मूल अधिकारों के विरुद्ध हो यानी कि असंगत हो। बात समझ गया ना? अरे बोलो क्लियर ये बात? ठीक है, तो आर्टिकल 13 का फर्स्ट और सेकेंड क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे हम अनुच्छेद 13(3) की। किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 13(3) की। तो एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि लॉ को कहाँ परिभाषित किया गया है, विधि शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है। मैंने आपसे कहा ना कि क्या किया गया है, कि ऐसा कोई भी विधि बनती है, ऐसी कोई भी कानून बनता है जो मूल अधिकारों को कम करता होगा तो क्या हो जाएगा, उसको अनुच्छेद 13 खारिज कर देगा, शून्य कर देगा। तो ये विधि शब्द आ रहा है, तो विधि शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया आपसे ये भी पूछा जाता है। तो प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, इट डिफाइन द टर्म लॉ, यानी कि जो आर्टिकल 13(3) है ये क्या करता है, इसमें विधि की परिभाषा को ही परिभाषित किया गया है। किसकी परिभाषा को? विधि यानी कि कानून की, यानी कि लॉ की परिभाषा को डिफाइन किया गया है। कहाँ पे? आर्टिकल 13(3) में, ठीक है। अब अगर आर्टिकल 13(3) में परिभाषित किया गया तो मैं बता देता हूँ कि विधि कैसे बनती है। आप सभी को पता है, देखिए विधि या कानून कौन कौन बना सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। मैंने आपको इसके पहले भी बता दिया है, ठीक है। ये जो विधि है इसको डिफाइन कहाँ किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है अनुच्छेद 13(3) में, अनुच्छेद 13(3) में, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान रखिएगा, अगर संसद जो है कि कोई भी नियम कानून बनाता है तो वो भी विधि में आता है। राज्य विधानमंडल द्वारा भी क्या किया जाता है, जो भी नियम बनाया जाता है उसको विधि कहते हैं, यानी कि नियम ही कहते हैं, ठीक है। नियम यानी कोई विधि की बात हो रही है, ठीक। अध्यादेश अगर राष्ट्रपति कुछ जारी करता है तो वो भी अपने आप में क्या होता है, विधि यानी कि कानून ही कहलाता है। अगर सरकार द्वारा कोई अधिसूचना जारी किया जाता है तो वो भी क्या होता है, विधि यानी कानून के अंतर्गत ही आता है। अगर कोई संविधान संशोधन होता है तो वो भी क्या होता है, विधि के अंतर्गत ही आता है। यानी कि संसद के द्वारा कोई नियम बना जाए, चाहे राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई नियम बना जाए, या ये तो सामान्य नियम की बात कर रहा है, या राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करे, या कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाए सरकार की तरफ से, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाए, ये सारे लोग मतलब ये जितना कुछ भी हो रहा है ये सभी क्या कहलाते हैं, नियम कहलाते हैं, यानी कि विधि कहलाते हैं और विधि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यानी ये लोग कोई कुछ भी बनाएंगे, कोई भी नियम बनाएंगे, अगर मूल अधिकार के खिलाफ होगा तो अनुच्छेद 13 उनको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। क्लियर है ना? 13(1), 13(2), 13(3), ठीक है। अनुच्छेद 12 और 13 को अभी तक मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। और अनुच्छेद 12 और 13 को समझाने में कितना समय गया, लगभग आपका चला गया 20 से 25 मिनट, है ना। किसको समझाने में, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 13 को समझाने में, ठीक है। तो चूंकि इंपॉर्टेंट चीज़ था और बताना बड़ा जरूरी था इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। इस तरीके से शायद ही यूट्यूब पे कोई बता रहा हो, ठीक है। आइए अब बात करेंगे हम लोग अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक की, यानी कि समानता के अधिकार की। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि जो मूल अधिकार है, ठीक है, जो मूल
अधिकार है। ठीक है, मूल अधिकार को कहाँ रखा गया, किन अनुच्छेदों में, तो आप कहेंगे 12 से अनुच्छेद 35 तक में रखा गया है। मूल अधिकारों की कितनी श्रेणियां हैं, तो आप कहेंगे 6 श्रेणियां। पहली श्रेणी की बात करें तो पहला कहता है समानता का अधिकार है। क्या भाई, समानता का अधिकार है। अगर हम बात करें समानता के अधिकार की, तो समानता का जो अधिकार इसको कहाँ मेंशन किया गया है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 यानी आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक में मेंशन किया गया है। वहीं दूसरे हम अधिकार की बात करें, अगर हम दूसरे अधिकार की बात करें तो दूसरा है राइट टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। किसका भाई, स्वतंत्रता का अधिकार। अभी जो स्वतंत्रता का अधिकार है साथियों, ठीक है, इसको कहाँ मेंशन किया गया है, तो इसको मेंशन किया है आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक। फिर वहीं अगर हम बात करें तीसरे की, तो तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, यानी राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है कि वह अनुच्छेद 23 और 24 में इसका उल्लेख किया गया है। वहीं अगर हम चौथे अधिकार की बात करें तो यह कहता है, ये किसकी बात करता है साथियों, चौथा बात करता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। किसका, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और इसका जो उल्लेख किया गया साथियों, यह अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक में किया गया है। और वहीं अगर हम बात करें पांचवें अधिकार की, तो पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। क्या प्यारे साथियों, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। ठीक है, इसको कहाँ मेंशन किया गया, तो इसको मेंशन किया अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। वहीं अगर हम बात करें छठे अधिकार की, तो वर्तमान में जो छठा अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया है। लेकिन जब हमको मूल अधिकार मिला था संविधान के द्वारा, उसमें 7 था, तो छठवां संपत्ति का अधिकार हुआ करता था। चूंकि अब समाप्त हो गया तो उसकी बात नहीं करेंगे। छठवां क्या हो जाएगा वर्तमान में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या साथियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है साथियों, इसको कहाँ मेंशन किया गया है, आर्टिकल 32 में। कहाँ मेंशन किया गया है, आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक है, देखिए चूंकि हमने आपको यहाँ पे ये बताया कि 12 से 35 तक में है, लेकिन जो अधिकारों का वर्गीकरण किया गया 14 से 18 तक में किया गया है। लेकिन उसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, अनुच्छेद 12 है और अनुच्छेद 13 को अलग से पढ़ लिया। 12 में राज्य की परिभाषा को है और 13 कहता भैया कि अगर मूल अधिकार को कोई भी नियम कानून क्या करेगा, कम करने आएगा तो हम उसको समाप्त कर देंगे, चाहे वह संविधान के बनने के पहले की विधि हो, चाहे संविधान बनने के बाद की विधि हो। ठीक है, हम क्या करेंगे, समाप्त तो कर ही देंगे, गोली तो मार ही देंगे। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे आपको अच्छे से बताया भी, यहाँ पे अच्छे से गोली बारूद सब कुछ बना के बताया। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। ठीक है ना, ठीक। अब देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, समानता के अधिकार यानी अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक की हम बात करने जा रहे हैं। तो साथियों तैयार हो जाइए, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है। यह संविधान का आधारभूत ढांचा भी है, यानी सरकारें अगर संशोधन करके मूल अधिकार में चेंजेस करने चाहेंगे तो कर सकती हैं, लेकिन अगर समानता का अधिकार हटाना चाहे तो नहीं हटा सकते। ठीक है, ये क्या है, संविधान का मूलभूत ढांचा है साथियों। ठीक है, आइए इसी के बारे में जानते हैं। ठीक, तो समता या समानता का अधिकार, क्या साथियों, समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। आइए साथियों थोड़ा सा इसके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, अनुच्छेद 14 की बात करेंगे प्यारे साथियों। किसकी बात करेंगे, अनुच्छेद 14 की बात करेंगे यानी आर्टिकल 14 की। अगर आर्टिकल 14 की बात करेंगे साथियों, तो आर्टिकल 14 कहता है कि अंडर दिस टू राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू ऑल द पर्सन्स। कह रहा है कि अनुच्छेद 14 के तहत सभी व्यक्तियों को 2 अधिकार प्रदान किए गए। कितने, 2 अधिकार। किसको प्रदान किया गया है, तो सभी व्यक्तियों को। ठीक है, सभी व्यक्तियों को। वे दोनों अधिकार कौन कौन से हैं, पहला है विधि के समक्ष समता का अधिकार और दूसरा है विधियों का समान
संरक्षण यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, तो ये जो विधि के समक्ष समता है, ठीक है, विधि के समक्ष समता, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ या इन फ्रंट ऑफ द लॉ, यानी कि इसका अर्थ है कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। यानी अनुच्छेद 14 का जो फर्स्ट अधिकार है वो कहता है कि कानून के नज़र में सभी लोग क्या होंगे? समान होंगे, यानी विधि के समक्ष समता है। लेकिन वही बात कर, अच्छा, जो विधि के समक्ष समता का प्रावधान है, अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो कहाँ से लिया गया है? वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यानी कि ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ठीक, लेकिन वही बात करेंगे जब आप विधियों के समान संरक्षण की, तो साथियों यह अवधारणा जो है कि यूएसए से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, अमेरिका से। देखिए अनुच्छेद 14 को मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, अनुच्छेद 14 अच्छे से समझिएगा। अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14। देखिए आर्टिकल 14 में, ठीक है, आर्टिकल 14 में कितने तरह के अधिकार दिए गए हैं? तो प्यारे साथियों इसमें जो है कि 2 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। कितने प्रकार के अधिकार? 2 तरह के अधिकार, 2 तरह के अधिकार दिए गए हैं। अब हम कहेंगे कि ये जो अधिकार 2 तरह का दिया गया प्यारे साथियों, ये दिया किसको गया है? तो आप कहेंगे कि व्यक्तियों को दिया गया है, यानी कि भारत में जो रह रहे हैं ना सभी व्यक्तियों को दिया गया है। अब कहेंगे मैं व्यक्तियों को क्यों लिख रहा हूँ? प्यारे साथियों ध्यान रखिएगा, इसका भी लिखने का कारण है। ठीक है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जो व्यक्ति होता है, ठीक है, और जो नागरिक होता है, दोनों में अंतर होता है प्यारे साथियों। ठीक है, व्यक्ति और नागरिक में अंतर होता है। जो व्यक्ति होता है ना, ठीक है, इसमें नागरिक भी शामिल होता है। इसमें क्या होता है? नागरिक भी शामिल होता है। इसमें क्या होता है? विदेशी भी शामिल रहता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है? इसमें शरणार्थी भी शामिल रहता है। कौन? शरणार्थी भी शामिल रहते हैं। ठीक है, इसमें अप्रवासी भी शामिल रहते हैं। किसमें? अप्रवासी भी शामिल रहते हैं। किसमें? व्यक्ति में। यानी अगर हम व्यक्ति शब्द का उल्लेख कर रहे हैं तो भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो भारत के नागरिक हो, चाहे विदेशी हो, चाहे अप्रवासी हो, चाहे शरणार्थी हो, ये सभी लोग क्या कहलाएंगे? व्यक्ति की श्रेणी में आएंगे। यानी कि भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी को अनुच्छेद 14 के तहत 2 अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, 2 अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जो 2 अधिकार है प्यारे साथियों, वह जो 2 अधिकार है वह क्या है? देखिए नागरिक की अगर बात करेंगे यहाँ पे ना, अगर आपको ये लग रहा है सर नागरिक के बारे में नहीं बताया, नागरिक का मतलब है कि वे लोग जो केवल और केवल भारत के हैं, जो बाहर से नहीं है, विदेशियों को नहीं मिलेगा, अप्रवासी और शरणार्थियों को अधिकार नहीं दिया जाएगा अगर केवल नागरिक कहता तो। लेकिन यहाँ व्यक्ति कहा है तो सबको दिया जाएगा। ठीक है ना। आइए अब कह रहा है कि सभी व्यक्तियों को 2 अधिकार दिया गया है। ठीक, वे दोनों अधिकार कौन कौन से हैं? तो अधिकारों की अगर हम बात करें तो एक तरफ कह रहा है, पहला अधिकार है विधि के समक्ष समता। क्या कह रहा है? विधि के समक्ष समता। ठीक है, ये कह दिया। ठीक, और अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है, तो यह जो अवधारणा लिया गया है यह ब्रिटेन से लिया गया है। यह कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। और दूसरा कह रहा है विधियों का समान संरक्षण। क्या भाई? विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। अब प्यारे साथियों जो विधियों का समान संरक्षण है, ये जो विधियों का समान संरक्षण, इसके बारे में समझने की कोशिश करिएगा। ये जो प्रावधान लिया गया विधियों का समान संरक्षण, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएस यानी कि अमेरिका से लिया गया साथियों। कहाँ से? अमेरिका से। अब दोनों का मतलब क्या, इसको समझ लेते हैं। जब आपसे कहता है विधियों का या फिर विधि के समक्ष समता, इसका मतलब होता है कि कानून की नज़र में सभी लोग क्या होंगे? एक समान होंगे। लेकिन जब वहीं बात करेंगे हम विधियों के समान संरक्षण की, किसकी? विधियों के समान संरक्षण की, तो ध्यान देना प्यारे साथियों जो विधियों का समान संरक्षण होता है, ठीक है, ये जो विधियों का समान संरक्षण होता है इसको समझना थोड़ा सा कठिन, लेकिन मैं आपके लिए आसान बना रहा हूँ। विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यहाँ पे तो कानून की नज़र में सभी समान होंगे, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे एक आम आदमी हो, चाहे कोई भी, कानून तो सबके लिए एक समान रहेगा। ठीक, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण, इसको उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं और हम हैं, ठीक है, या फिर कोई 2 प्रतिभागी हैं, मान लीजिए उनका दौड़ होने जा रहा है। ठीक है, क्या है? दौड़ है। अब दौड़ है तो प्यारे साथियों मान लीजिए 2 प्रतिभागी हैं, उनमें से एक लंगड़ा है और एक बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप हमको ये बताइएगा कि
कि अगर हम लंगड़े को और जो सही व्यक्ति है दोनों व्यक्ति को एक साथ दौड़ाएंगे तो कौन जीतेगा? आप कहेंगे जो सही होगा वही जीत जाएगा, जो व्यक्ति सही है। ठीक है, जाहिर सी बात है, लंगड़ा उतना तेज नहीं दौड़ पाएगा। तो क्या यह लंगड़े के साथ उचित व्यवहार हुआ है? क्या उस लंगड़े व्यक्ति को उचित प्रोटेक्शन दिया गया है? आपका उत्तर होगा नहीं। आपका उत्तर क्या होगा? नहीं। तो यही पे क्या होता है, लागू किया जाता है विधियों का समान संरक्षण। क्या लागू किया जाता है? विधियों का समान संरक्षण। और इसी चीज को लागू करने के लिए ना बेनेगल नरसिंह राव जो संवैधानिक सलाहकार थे भारतीय संविधान सभा में, क्या थे? संवैधानिक सलाहकार, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दोनों जन के बीच में क्या हुआ था? झड़प कर सकते हैं, फिर बहस हुआ था इस बात को लेकर के। बेनेगल नरसिंह राव जी कहना था यार कि जब हम विधि के समक्ष समता को शामिल कर रहे हैं तो विधियों का समान संरक्षण लेने का अर्थ क्या है? तो अंबेडकर जी जो हैं, चूंकि वे दलित जाति से आते थे, यानी कि वे दलित थे और अभी दलितों के सबसे बड़े नेता हैं, तो जो अंबेडकर जी थे वे सारी चीजों को देखे हुए थे, किस प्रकार से क्या होता है, कैसे दलितों को सताया जाता है वगैरह वगैरह सब कुछ। तो उनके मन में ये था कि यार जो मान लेते कि डिसेबल्ड व्यक्ति होगा, क्या सभी को एक समान हमको मतलब कि हम ये कह दिए तो इसका मतलब सभी को एक समान हो गया, सब एक समान हो गए? बिल्कुल नहीं। तो विधियों का समान संरक्षण को भी इंक्लूड किया गया, संविधान में शामिल किया गया। और इसके तहत क्या किया जाता है? इक्वल प्रोटेक्शन दिया जाता है, यानी हम लंगड़े को लंगड़े के साथ ही दौड़ाएंगे, सही व्यक्ति को सही व्यक्ति के साथ दौड़ाएंगे। बात समझ गया ना? अरे बोलो, बात समझ गया ना? ठीक है, इतनी बातें क्लियर है ना? ठीक है, चलिएगा। हाँ, अब एक बात ध्यान देना, अनुच्छेद 14 हो गया। अनुच्छेद 14 किसको दिया गया? तो सभी व्यक्तियों को दिया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना? अनुच्छेद 14 आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं हम लोग अनुच्छेद 15 की तरफ। ठीक है, अनुच्छेद 15 क्या है इसको समझते हैं, फिर 16 को समझेंगे, 17 को समझेंगे, 18 को समझेंगे। देखिए अनुच्छेद 15 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 15 की जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले अनुच्छेद 15 का एक देखेंगे, यानी आर्टिकल 15(1) को देखेंगे। किसको देखेंगे साथियों? आर्टिकल 15(1) को देखेंगे। तो इट सेज दैट द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ। इसका कहने का अर्थ है कि यह जो अनुच्छेद 15(1) है, इसके तहत राज्य किसी भी नागरिक के साथ, किसके साथ भाई? नागरिक के साथ। देखिए यहाँ नागरिक शब्द को प्रयोग में लाया गया है, यहाँ व्यक्ति शब्द प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ पे नागरिक शब्द प्रयोग किया गया। क्या? नागरिक। तो ध्यान देना, आप कह रहा है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। यानी जो आपका अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि राज्य क्या करेगा? किसी भी व्यक्ति के साथ। अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 15 है। ठीक है, अनुच्छेद 15। देखिए अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य, कौन भाई? राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश अथवा जन्म स्थान में से किसी एक के आधार पे उसको डिसेबल नहीं करेगा, उसके साथ भेदभाव नहीं करेगा, के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। एक बात ध्यान रखना,
एक बात ध्यान रखना ज़रा सा, ठीक है, एक बात आप ज़रा सा यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ मैंने व्यक्ति लिख दिया था, जबकि व्यक्ति नहीं होगा साथियों, क्या होगा यहाँ पे, नागरिक होगा। अरे बोलो क्या होगा, नागरिक होगा, ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 15 में जो अधिकार दिया गया है वह केवल नागरिकों को दिया गया है, व्यक्तियों को नहीं दिया गया। ठीक, तो मेनली आपको जो है कि अनुच्छेद 15 के तहत यही चीज़ आपको याद रखना है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ये सामान्य सी बात और यही आपको याद भी रखना होता है। ठीक, लेकिन हम आपको 15(1) बताए, उसके साथ 2 और 3 और 4 भी बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 15 का 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 15 का 2 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 15 का 2 क्या कहता है साथियों, यहाँ पे ध्यान देना जरा, आप मेरे साथ आइए। ठीक है, कह रहा है कि राज्य और साधारण जनता, कौन कौन भाई, राज्य और साथ ही साथ साधारण जनता किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों, कहाँ पे भाई, सार्वजनिक स्थानों, दुकानों, तालाबों, कुओं या स्नान घाटों या सड़क इत्यादि के उपयोग से वंचित नहीं करेगा। यानी कि आर्टिकल 15(2) क्या कहता है साथियों, बड़ा गहरी बात कह गया आर्टिकल 15(2), बड़ी गहरी बात कह गया। कह रहा है कि स्टेट एंड साथ साथ जनरल पब्लिक शैल अकम्पनी एनी सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, डिसेंट और प्लेस ऑफ बर्थ टू पब्लिक प्लेस, शॉप्स, पॉन्ड्स, वेल, बाथिंग घाट्स, रोड्स etc shall not describe the use of। यानी कि इसका मतलब यह था प्यारे साथियों कि जो राज्य है और साधारण जनता, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ अनुच्छेद 15(2) करके आपको यहाँ पे। ठीक है, अनुच्छेद 15 का 2 यहाँ पे मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, तब ज़्यादा समझ पाएंगे आप। ठीक है, यह कहता है कि जो राज्य है ना, किसी भी व्यक्ति के साथ, ठीक है, किसी भी नागरिक के साथ किसके आधार पे, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पे कहाँ के लिए भेदभाव नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि सार्वजनिक स्थान, दुकान, तालाबों, सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थानों, दुकानों, तालाबों, कुओं, स्नान घाटों, सड़कों इत्यादि के प्रयोग से वंचित नहीं करेगा। आप कहेंगे कि अरे यार इसको, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। ध्यान रखना, पानी का इतिहास जो बहुत बुरा रहा है भारत में, जो दलित समाज के लोग हैं वे बेचारे हमेशा ही प्रताड़ित हुए हैं, और आज से नहीं, बहुत पहले से प्रताड़ित होते आ रहे हैं। आप कहेंगे इन सब चीज़ों को शामिल करने के लिए बड़ी बारीकियों को शामिल किया गया। जी हाँ, अंबेडकर जी ने एक भी चीज़ को नहीं छोड़ा है। ठीक है, सार्वजनिक स्थान पर अगर कोई दलित चला जाता था तो उसको मारा जाता था। ठीक, मारा जाता था नहीं, मारा जाता है। अभी भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं और यह हमारे लिए शर्मनाक है। यह हमारे लिए शर्मनाक है इंसान होने पर, केवल दलितों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। दलित क्या मतलब, किसी के भी साथ अगर अत्याचार हो रहा है तब तो खराब है ना, क्यों किया जाए भाई। दलित इंसान नहीं है, बताइए, दलित इंसान नहीं है। भारत में अंबेडकर जी ने हर एक प्रावधान को शामिल किया। इसमें सार्वजनिक स्थान पे, दुकान पे, तालाबों को, मतलब तालाबों पर, कुओं पर, स्नान घाटों पर, सड़कों के प्रयोग, यानी कि इन सभी के प्रयोग से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जाएगा, चाहे वह दलित हो, चाहे
SC/ST कैटेगरी का हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल कैटेगरी से आता हो, किसी भी कैटेगरी से आता हो उसको वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, और ये किसके लिए कह रहा है? ये कह रहा है प्यारे साथी जो अनुच्छेद 15 है ये राज्यों के लिए भी है, सलाह दे रहा है और साथ ही साथ आम लोगों को भी यानी कि सामान्य लोगों को भी यह बात कह रहा है। ठीक है, ये इसके रुको जरा चाय पी ले, फिर उसके बाद आपको जायका की तरह एकदम बताते हैं। ठीक है, देखिए जो वीडियो दिया जा रहा है बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का है। ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे। और इतना डिस्क्राइब करके कोई आपको नहीं देने वाला है। ख़त्म करने को मैं इसको एक ही 2 वीडियो में ख़त्म कर दूँ, पूरा मूल अधिकार 1 घंटे में ख़त्म कर दूँ, लेकिन नहीं, मुझे हर एक पहलू को बताना है। थोड़ा चाय मिल जाता है, जाम में जाना जाता है, खैर कोई बात नहीं। ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 15 में अच्छा मना किसको किया जाता है? ये कहा जाता है, ये कहता है कि कोई भी चाहे राज्य हो, चाहे सामान्य लोग हो, चाहे सामान्य जनता हो। ठीक है, यानी कि चाहे राज्य का मतलब नियम कानून के द्वारा भी इसको मना नहीं किया जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है जो सामान्य जनता, जो उच्च कैटेगरी के लोग होते हैं, कई बार क्या करते हैं, जो दलित होते हैं या फिर छोटे जाति के लोग होते हैं उनको सताया जाता है। ठीक है, आज भी बहुत सारे लोगों को मारा जाता है। आप स्कूलों में भी कई सारी घटनाएं आती है और हमेशा आती रहती है, आप सब भी जानते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो लेकिन हालांकि संविधान में क्या है, सैद्धांतिक रूप में मना किया गया है कि कोई भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों, दुकानों, तालाबों, कुओं, स्नान घाटों, सड़कों इत्यादि के प्रयोग करने के लिए नहीं रोका जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे अनुच्छेद 15(3) की। किसकी बात करेंगे साथियों? अनुच्छेद 15(3) की हम लोग बात करेंगे। देखिए अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है? अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है? अनुच्छेद 15(3) के अनुसार राज्य स्त्रियों एवं बालकों के कल्याण के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। यानी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15(3) The state can make special provision for the welfare of women and children। कह रहा है कि जो अनुच्छेद 15(3) है ना, अनुच्छेद 15(3) आर्टिकल 15(3) आर्टिकल 15(3) ये जो अनुच्छेद 15(3) है ना, ये क्या कर सकता है? कह रहा है कि यह है बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए। किसके लिए भाई? महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए, विशेष उपबंध कर सकता है, विशेष उपबंध कर सकता है, विशेष उपबंध कर सकता है। ठीक है साथियों, बात समझ गया ना? ठीक है, आर्टिकल 15(3) आर्टिकल 15(3) इतनी बात क्लियर है कि आप सभी को? क्या आप सभी को इतनी बातें क्लियर हैं? बताइएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 15(3) हो गया। 15(4) क्या कहता है? 15(4) कहता है कि राज्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए, किसके लिए? देखिए राज्य क्या कर सकता है? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए या अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के उन्नति के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 15(4) क्या कहता है? फिर से समझ लेते हैं। द स्टेट में मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर दी advancement of socially and educationally backward class or of the scheduled caste and scheduled tribes। कह रहा है कि जो OBC, SC और ST के लोग हैं उनकी उन्नति के लिए, अच्छा ये जो लोग हैं किस रूप से पिछड़े होने चाहिए? सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, यानी कि सोशली और एजुकेशनली। ठीक है, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से यदि ये पिछड़े हुए हैं
तो इनके लिए राज्य क्या कर सकता है, विशेष उपबंध कर सकता है और इसी के तहत जो है कि आरक्षण का प्रावधान किया जाता है। ठीक है, इसी के तहत जो SC ST के लोग हैं और OBC के जो लोग हैं उनके लिए जो आरक्षण यानी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है इसी अनुच्छेद के तहत किया गया है, आर्टिकल 15(4) के तहत। इतनी बात क्लियर है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 16 की। अरे बोलो भाई किसकी बात करेंगे, आर्टिकल 16 की बात करेंगे। तो साथियों 16 क्या कहता है, 16 कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समता प्राप्त करवाना। राज्य का क्या कर्तव्य है, टू इंश्योर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। एक बात ध्यान देना प्यारे साथियों, कह रहा है कि लोक नियोजन में क्या करना, अवसर की समता प्राप्त करवाना। लोक नियोजन का मतलब जैसे सरकारी नौकरी हो गई, सरकारी अस्पताल में सभी को क्या मिलना चाहिए, सभी के लिए इक्वल होना चाहिए, सभी को समानता मिलनी चाहिए, सभी लोग इसमें इसका उपयोग कर सके, ये सबके लिए होना चाहिए। ठीक है, वही अगर इसी के हम लोग अनुच्छेद 16(1) और 16(2) के रूप में देखें तो 16(1) कहता है कि राज्य के अधीन रोजगार और नियुक्ति में नागरिकों को अवसर की समानता प्राप्त करवाना। ठीक है, राज्य की क्या जिम्मेदारी है कि रोजगार में और साथ ही साथ नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों को हम क्या करेंगे, अवसर की समानता प्राप्त करवाएंगे। यानी आर्टिकल 16(1) कहता है कि टू इंश्योर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन्स इन एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट अंडर द स्टेट। बात समझ गया ना। ठीक है, यानी कि राज्य के अधीन क्या होगा, रोजगार और नियुक्ति के मामले में अवसर की समानता सभी नागरिकों को दिया जाएगा। ये कौन कहता है, तो आर्टिकल 16(1) कहता है। और वही बात करेंगे आर्टिकल 16(2) की, तो आर्टिकल 62 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ नियुक्ति और रोजगार के लिए धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान, उद्भव और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, चाहे कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे उसका लिंग कुछ भी, चाहे यानी कि मेल हो या फीमेल हो, चाहे उसका मूल वंश कुछ भी हो, चाहे जन्म स्थान कुछ भी हो, चाहे उद्भव या उसका निवास कुछ भी हो, इन सब के आधार पे नियुक्ति के मामले में और रोजगार के मामले में, यानी कि हम ये कह सकते हैं अपॉइंटमेंट के मामले में और एम्प्लॉयमेंट के मामले में राज्य किसी भी प्रकार से विभेद नहीं करेगा, किसी के भी साथ विभेद नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। बात समझ गया ना। आर्टिकल 16, 16(1), 16 और 16 का 2 हो गया। बात करेंगे अनुच्छेद 16 के 3 की। तो 16 का 3 कहता है संसद किसी राज्य की नागरिकों के लिए निवास के आधार पर रोजगार में विशेष प्रावधान बना सकता है। यानी कि आर्टिकल 16(3) क्या कहता है, द पार्लियामेंट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर सिटीजन्स ऑफ अ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, यानी कि संसद क्या कर सकता है, किसी भी राज्य की नागरिकों के लिए निवास के आधार पर रोजगार में विशेष प्रावधान बना सकता है। कौन बना सकता है, संसद बना सकता है। ठीक है, बात समझ गया ना। यानी कि किसी अन्य राज्य का व्यक्ति है, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि वह कहीं और निवास कर रहा है तो उसके लिए क्या कर सकता है, रोजगार में कुछ विशेष प्रावधान बनाया जा सकता है। और ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 16 का 3 कहता है साथियों। ठीक है, तो ये हो गया 15 और 16। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, नोट में लिखा है कि 103वां संविधान संशोधन सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी, ठीक है, बात समझ गया ना। जनरल कैटेगरी के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को शिक्षण संस्थाओं व साथ ही साथ सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने हेतु जनवरी 2019 में संविधान का 124वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया और जनवरी 2019 में यह विधेयक 103वें संविधान संशोधन के रूप में लागू हुआ। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे आपको इस प्रकार से बता देता हूँ। देखिए, संसद में क्या लाया जाता है, एक प्रस्ताव लाया जाता है। क्या लाया जाता है, एक प्रस्ताव लाया जाता है। और यह जो प्रस्ताव था किस नंबर पे था, 124वां था प्रस्ताव, यानी कि बिल किस नंबर का था, 24वां। प्रस्ताव को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। ठीक है, बिल कहते हैं। ठीक है, बिल था 124वां। लेकिन अगर हम बात करें एक्ट यानी कि अधिनियम या फिर संशोधन, ठीक है, संशोधन कौन सा बना, 103वां संशोधन यहाँ बना। ठीक है,
124वें नंबर पे इसको रखा गया था, लेकिन इसका नंबर पहले आ गया और 103वां संविधान संशोधन बन करके सामने आता है। और जब 103वां संविधान संशोधन होता है तो इसके तहत क्या किया जाता है, इसके तहत ये किया जाता है कि जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, इनको 10% का रिजर्वेशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? रिजर्वेशन दिया जाता है। और ये किस आधार पर दिया जाता है? इकोनॉमिकली जो लोग डिसेबल्ड, यानी कि जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको दिया जाएगा। और कहाँ दिया जाएगा? तो यह दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में और साथ ही साथ शिक्षण संस्थाओं में, ठीक है। कब कब दिया जाएगा? शिक्षण संस्थाओं और साथ ही साथ सरकारी नौकरियों में, और साथ ही साथ सरकारी नौकरियों में, ठीक है। तो शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में 10% का आरक्षण दिया गया आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को। और ये किसके लिए दिया गया था? जनरल कैटेगरी के लोगों को, केवल और केवल जनरल कैटेगरी के लोगों को दिया गया, ठीक है। बात समझ गया ना? और ये कौन से संशोधन द्वारा दिया गया? अनुच्छेद 103 दिया गया। और यह जो रिजर्वेशन दिया गया ना, इसके लिए अनुच्छेद 15 का आर्टिकल 6 जोड़ा गया और अनुच्छेद 16 में भी क्या जोड़ा गया? आर्टिकल 6 जोड़ा गया। अनुच्छेद 16 में भी क्या किया गया? आर्टिकल 6 को जोड़ा गया। यानी 103वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया जाता है? अनुच्छेद 15(6) और 16(6) भी जोड़ा जाता है साथियों, ठीक है। आई होप ये बातें आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, आगे बात करेंगे अनुच्छेद 17 की। किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 17 की बात करेंगे। तो 17 की जब हम बात करेंगे तो 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। यानी अनुच्छेद 17 में क्या किया गया? अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत किया गया है, यानी कि एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। यानी दिस हैज ब्रॉट एन एंड टू अनटचेबिलिटी, यानी कि इसके द्वारा क्या किया गया है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है। क्या किया गया है? छुआछूत का अंत किया गया है। और आगे कह रहा है कि यह राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है, दोनों के विरुद्ध प्राप्त अधिकार है। अब देखिएगा अनुच्छेद 17, अब कह रहा है कि अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। क्या है? अस्पृश्यता का अंत। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? छुआछूत का अंत है। क्या भाई? छुआछूत का अंत है। छुआछूत का अंत यानी कि अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है। अब ये जो छुआछूत का अंत है ये किसके विरुद्ध दिया गया? अगर पूछे कि यह किसके विरुद्ध दिया गया है तो यह जो है प्यारे साथियों, यह जो है कि यह है राज्य के विरुद्ध भी दिया गया है और साथ ही साथ नागरिकों के विरुद्ध भी दिया गया है। यानी कि कोई भी नागरिक जो है छुआछूत को न तो बढ़ावा देगा और न ही कोई राज्य छुआछूत को बढ़ावा देगा। बात समझ गए ना साथियों? न तो राज्य छुआछूत को बढ़ावा देगा और न ही नागरिक कोई भी नागरिक छुआछूत को बढ़ावा देंगे। इतनी बातें क्लियर है ना? आगे ध्यान दीजिएगा, आगे है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। यह एक अधिनियम आता है और इस अधिनियम के तहत क्या किया जाता है? जो अनटचेबिलिटी थी उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, ठीक है। यानी अंडर दिस द फॉलोइंग एक्ट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड पनिशेबल ऑफेंस। क्या? पनिशेबल ऑफेंस यानी कि इसके अंतर्गत जो है कि निम्न कार्यों को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। वह दंडनीय अपराध क्या क्या है? तो पहला देख लेंगे। कह रहा है कि सार्वजनिक पूजा स्थल पर किसी व्यक्ति को पूजा करने या प्रार्थना करने को से रोकना, यह क्या है? दंडनीय अपराध है। यानी कि प्रोहिबिशन अ पर्सन फ्रॉम वर्शिपिंग और प्रेइंग एट अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप। यानी कि सार्वजनिक स्थान या फिर सार्वजनिक पूजा स्थल हो तो वहाँ पर किसी व्यक्ति को पूजा करने से रोकना क्या है? दंडनीय अपराध है। दूसरा कहता है किसी व्यक्ति को दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश करने या तालाब, स्नानघाट, सड़क आदि के प्रयोग से रोकना भी क्या है? एक तरह का अपराध है और इसके लिए दंडनीय कार्यवाही किया जा सकता है। और तीसरा कह रहा है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को बढ़ावा देना भी क्या है? दंडनीय अपराध है। यानी कि प्रमोशन ऑफ अनटचेबिलिटी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये भी क्या है? पनिशेबल ऑफेंस यानी कि दंडनीय अपराध है। और यह जो अपराध मतलब कि इसके
लिए जो प्रोविजन आता है या जो अपराध होते हैं, ठीक है, इसके लिए प्रावधान कब किया गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत। यानी 1955 में ये बताया गया कि ये अगर आप ऐसा करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप छुआछूत को बढ़ावा देते हैं और इसके लिए दंडात्मक कार्रवाई किया जा सकता है। यह एक पनिशेबल ऑफेंस है। बात समझ गया ना? अब आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं हम लोग कहाँ पे? अनुच्छेद 18 की तरफ। देखिए अनुच्छेद 18 क्या कहता है। अनुच्छेद 18 जो है कि वह क्या करता है? उपाधियों का अंत करता है, टाइटल को एंड कर देता है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये किस में मेंशन किया गया? तो आर्टिकल 18 में मेंशन किया गया। अगर आर्टिकल 18 में मेंशन किया गया तो आइए देखते हैं क्या क्या है। कह रहा है कि इट एबॉलिशेस ऑल टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक ऑनर्स। कह रहा है कि जो अनुच्छेद 18 है ना, यह सेना और विद्या संबंधी सम्मान के अलावा अन्य सभी उपाधियों को क्या करता है? अंत कर देता है, समाप्त कर देता है। कौन भाई? अनुच्छेद 18। और मेनली आपको यही याद रखना है, यही पहला लाइन ही याद रखना है अनुच्छेद 18 के बारे में। बात समझ गए ना? ठीक है, आगे अगर हम बढ़ेंगे तो बात करेंगे अनुच्छेद 18(1) की। तो राज्य किसी भी व्यक्ति को सेना और विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। जो मैंने ऊपर बताया वही 18(1) में मेंशन किया गया। ठीक, अगर हम बात करें 18(2) की, तो प्रोहिबिट्स एनी सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल, गिफ्ट या प्रेजेंट फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। 18(2) क्या कहता है? 18(2) जो है ना, मना करता है कि भारत के किसी भी नागरिक को किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि, उपहार या भेंट लेने का प्रतिषेध करता है। भाई आपको कोई विदेशी राज्य कोई उपाधि या फिर कोई भेंट क्यों देगा? कोई रिलेशन होगा तभी। तो इस चीज़ को मनाही किया जा रहा है, इस चीज़ को मना कर रहा है। कौन मना कर रहा है? अनुच्छेद 18 का 2 मना कर रहा है, आर्टिकल 18 का 2 मना कर रहा है साथियों। बात समझ गया ना? वही बात करते हैं अनुच्छेद 18(3) की। तो जो आर्टिकल 18(3) है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि नो पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। और कह रहा है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन राज्य के अधीन यानी भारत सरकार के अधीन कोई लाभ का पद या कोई विश्वास का पद धारण करता है, तो वह किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना ग्रहण नहीं करेगा। इसका मतलब जैसे मैं मान लेता हूं कि मैं अमेरिका का हूं, ठीक है, और मैं भारत में क्या हूं? लाभ के पद पर या विश्वास के पद पे हूं। अब मैं विश्वास के पद पर हूं, मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे कि अमेरिका वाले भी क्या काफ़ी खुश हैं। अब अमेरिका वाले हमको कुछ उपहार देना चाहते हैं, कुछ टाइटल देना चाहते हैं, कुछ उपाधि देना चाहते हैं, तो मैं वो उपाधि डायरेक्ट नहीं ले सकता। वो उपाधि लेने से पहले मुझे राष्ट्रपति की परमिशन लेनी होगी। अगर राष्ट्रपति अनुमति देता है तभी मैं वह टाइटल ले सकता हूँ, अन्यथा वह टाइटल नहीं ले सकता। तो कुल मिला जुला के यहाँ पे यही है कि इसमें क्या किया गया? उपाधियों का अंत किया गया है। हाँ, सेना और विद्या संबंधित क्षेत्र में आपको उपाधि यानी सम्मान दिया जाता है। यह इसलिए दिया जाता है ताकि हमारे सेना का मनोबल बढ़े, और विद्या संबंधित क्षेत्र में इसलिए दिया जाता है ताकि जो शिक्षा है उसका और ज़्यादा प्रमोशन हो सके, उसका प्रसार हो सके। ठीक है, अच्छा, इसके लिए दंड का प्रावधान नहीं है। ठीक है, किसके लिए भाई? इसके लिए दंड का प्रावधान नहीं किया गया है, और संसद क्या कर सकता है? विधि बना करके दंड का प्रावधान कर भी सकती है। यानी कि इसके लिए किसके लिए? ये जो अनुच्छेद 18 है, ठीक है, अगर जो है कि टाइटल किसी देश से कोई व्यक्ति ले भी लेता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन बाद में पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ एंड प्रोवाइड फॉर पनिशमेंट, और क्या कर सकती है? पनिशमेंट यानी दंड का प्रावधान कर सकती है। क्लियर? ठीक, इसके अलावा एक वाद और उठता है। किस लिए उठता है? जो भारत रत्न दिया जाता है, जो पद्म विभूषण दिया जाता है, जो पद्म विभूषण दिया जाता है, तो इसके लिए केस आता है कि एक वाद है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। ठीक है, तो बालाजी राघवन बनाम भारत संघ वाद में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों को, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण,
पद्म भूषण और पद्म श्री को क्या किया गया था, चुनौती दिया गया था। किस वाद में, तो बालाजी राघवन बनाम भारत संघ में। यानी कि बालाजी राघवन बनाम भारत संघ के मामले में भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले उपहार यानी पुरस्कारों को चुनौती दिया गया था। और वे उपहार कौन कौन से थे, तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये हो गया अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने देख लिया समानता का अधिकार, समानता का अधिकार देखा। ठीक है, समानता का अधिकार देखा साथियों। और समानता का अधिकार जो मेंशन है वो कहाँ है, आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक में मेंशन किया गया साथियों। अगर देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, अनुच्छेद 14 की। तो अनुच्छेद 14 में क्या है, एक बार रिपीट कर लेते हैं 1 मिनट में। तो अनुच्छेद 14 में 2 तरह के हमको अधिकार दिए गए। एक तो दिया गया विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार। और दूसरा जो अधिकार है वह है विधियों का समान संरक्षण। वह क्या है साथियों, वह है विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 15 की, अनुच्छेद 15 की। तो जो अनुच्छेद 15 साथियों ये क्या कहता है, यह कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ, किसी भी नागरिक के साथ क्या किया जाएगा, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश और अथवा जन्म स्थान के आधार पे किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। फिर वही अगर हम बात करेंगे अनुच्छेद 16 की, तो अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समता है। क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समता, लोक नियोजन में अवसर की समता, समता या समानता आप कह सकते हैं। ठीक है, लोक नियोजन का मतलब सरकारी नौकरियां और सरकारी अस्पताल में क्या किया जाए, किसी के भी साथ विभेद नहीं किया जाएगा। फिर वहीं अगर आप बात करेंगे अनुच्छेद 17 की, तो 17 क्या करता है, छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत करता है। क्या करता है साथियों, छुआछूत यानी कि छुआछूत का अंत यानी कि अस्पृश्यता का अंत करता है। वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 18 की, तो 18 क्या करता है, 18 जो है उपाधियों का अंत करता है। क्या करता है साथियों, उपाधियों का अंत करता है, उपाधियों का अंत करता है। ठीक है ना, तो ये हो गया आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, इतना हमने आज देखा और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता के अधिकार से आगे की चीजें, यानी कि अनुच्छेद 19 के आगे हम लोग क्या करेंगे अब अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप आप सभी को वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, अपना विचार जो है कि मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो ठीक है साथी, मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।